ये किसी तरीके से मुसलमान और हिंदू उलझा रहे। बड़ी बड़ी मंदिरें हैं, कभी मुसलमानों ने तो वो नहीं कहा कि भाई हमको भी उसमें हिस्सेदारी बनाइए या उसमें रद्दो बदल कीजिए। रत्नल्ला बोर्ड इस विरोध को दिन ब दिन बढ़ाती चली जा रही है, क्योंकि वक्फ की जो जमीन है उस पर गवर्नमेंट पूरी तरीके से कब्जा करने पर हामिल है। धर्म के लोग 1997 में मनाई गई, सिर्फ वही लोग इसके मेंबर रहेंगे हिंदू, कोई अन्य गैर हिंदू नहीं हो सकता। इसी तरीके से आंध्रा में भी बनाई गई। जब उनकी हो सकती है अपनी अपनी, क्या एक जो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक में मुसलमान हैं, क्या वो अपनी एक वक्फ एक्ट के तहत जो गवर्न सोशल वर्क टीम के युवा साथी और कई लोग यहाँ पे है। सबसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से इस समय वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर तरह तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इन लोगों से राय लेंगे कि ऐसा क्या होना चाहिए जिसमें कि सरकार को झुकाया जा सके। ये सवाल के साथ अपना परिचय दीजिए। वक्फ बोर्ड को लेकर किस तरह से सोचते हैं? कल पट्टी बांध के लोगों ने विरोध दर्ज किया था और ये बराबर चल रहा है, सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, इसमें तो हमारे उलमा इकराम लगे हुए हैं। इसमें सरकार जो कर रही है वो सही नहीं है। सरकार को चाहिए कि जो अपना काम है उस पर काम करे। बाकी ये जो मुसलमानों का वक्फ बोर्ड का काम है इनको करने, हमारी ये अपनी सोच है, क्योंकि सरकार मतलब चाहती है किसी तरीके से मुसलमान और हिंदू उलझा रहे। ये है तो वो तो सरकार जो मुसलमानों की जो जमीनें हैं, वक्फ की जमीनें हैं, उसमें संशोधन करना चाहती है या तो कह रही है कि मुसलमानों के लिए अच्छी पॉलिसी है। भैया, आपने कभी मंदिरों का जायजा लिया? मंदिर में इतनी जमीनें हैं कि वक्फ बोर्ड से ज्यादा है, आपने मंदिरों का क्यों नहीं लिया? सिर्फ मुसलमानों को, क्योंकि आपको किसी को रिझाना है, किसी को आपको दिखाना है कि देखो हम एक कौम को ऐसे कर रहे हैं, हमारा वोट बैलेंस बना रहे हैं। ये है मामला और कोई मतलब मैटर नहीं। तो इससे वक्फ बोर्ड से ज्यादा प्रॉपर्टी मंदिरों में पड़ी हुई है। बड़ी बड़ी मंदिरें हैं, कभी मुसलमानों ने तो वो नहीं कहा कि भाई हमको भी उसमें हिस्सेदारी बनाइए या उसमें रद्दो बदल कीजिए। कभी कहा किसी मुसलमान ने? आप जब होता है कोई तरह का मैटर उठा के मतलब मुसलमान, अभी आपने सुना होगा कि मस्जिद मतलब नमाज जो होगी रोड पर नहीं होगी, अब छत पर भी नहीं होगी। अब बताइए ये सही है? कभी मुसलमानों ने कहा कि आप रोड पर मत हो, लीगल है। 40 दिन 1 महीना पहले आपने लकड़ी गाड़ के पूरा रास्ता छेद देते, कभी मुसलमानों ने कहा, एतराज किया? आप मंदिर बनाए, कभी एतराज कोई किया? जहां होता है बनाइए। आप ये बताइए कि आपका यहाँ कुछ है कि नहीं है। आप ये बता दीजिए मुसलमानों का कि देखिए तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। हम इसी तरीके से आपको दबाते रहे। अब अपने उलमा इकराम है जो अपने रहनुमा है, इस पे बैठ के मीटिंग चल रही है, इंशाल्लाह जो फैसला लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जो सौगात दे रहे हैं मुसलमानों को, क्या दिए हैं? क्या ईद पर सौगात दे रहे हैं कुछ? अरे क्या दिए हैं? मुसलमानों की हालत ये है कि बनारस छोड़ के मतलब दूसरे शहर जा रहे हैं, वहाँ बनारस की हालत इतनी डाउन कर दी है। आप मुसलमानों को क्या दिया, कुछ बता दीजिए। मुसलमानों को पर्यटक स्थल दिए हैं, अब मुसलमान अपना माल तैयार करे, अच्छे से बेचे। कहाँ बिक रहा है? 500 की लागत आती है, मुसलमान 300 रुपये में बेच रहा है, 400 में बेच रहा है। ये तरक्की होगी? आपके जेब में है 500 रुपया है, आप किसी चीज को लिया है 500 रुपये का ले लिया, अब उसको 500 की जगह 600 की बेचेंगे ना, या 550 की बेचेंगे। आप 400 की बेचेंगे तो आपके जेब से जाएगा कि मतलब आपका फायदा होगा। इसका विरोध क्यों है? जैसा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से आदेश आया कि हर एक आदमी जुमा की नमाज से पहले अपने दाहिने हाथ के बाजू में काली पट्टियां बांधकर वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल जो पास की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका विरोध दर्ज करें। और विरोध को बराबर हर जगह से बढ़ाया जा रहा है। अब ये कल की तारीख में जैसा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से है कि विशाखापट्टनम में प्रोटेस्ट होने वाला है और ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ने वाला है। और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इस विरोध को दिन ब दिन बढ़ाती चली जा रही है, क्योंकि वक्फ की जो ज़मीन है उस पर गवर्नमेंट पूरी तरीके से कब्जा करने पर हामिल है। वो कब्जा करना चाह रही है और जो उसमें
मेंबर को चुनना चाह रही है, वो सिर्फ गैर मुस्लिम मेंबरों को चुनना चाह रही है, जो कि यही गलत है पहले, क्योंकि मेंबर जब हमारी वक्त की जमीन है तो हमारे मेंबर होना चाहिए। आप क्यों गैर गैर मुस्लिम को क्यों अफिलिएटेड करेंगे? जब भी करेंगे तो आप मुस्लिम को अफिलिएट करेंगे, क्योंकि हमारी जमीन है, हम उस पर क्या करना चाह रहे हैं हम उस पर देखेंगे ना। क्यों आप गवर्नमेंट क्यों कह रही है कि हम अपने आदमी को बैठाएंगे? जब अपने आदमी को बैठाएंगे वो अपने हिसाब से काम करेगा। इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो आदेश आ रहा है हम उसका पालन कर रहे हैं, और लोगों को भी इसका पालन करना चाहिए। वक्फ बोर्ड की जमीनें कितनी होंगी आपको क्या लगता है? इसकी मालूमात तो हमें नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो मंसूबा बना रही है, जो हमारी मस्जिदें हैं, मदरसे जो मौजूद हैं, उनको भी छीनने का काम करेगी। उनका जो मंसूबा है, यही हमें लग रहा है उनकी मंशा सही नहीं है। लेकिन इसमें जो है कि कुछ गैर मुस्लिम को लाना चाह रहे हैं, तो उससे दिक्कत क्या है? गैर मुस्लिम के लाने से सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो अपने मनमौजी अपना काम करेंगे। जो भी जमीनें रहेंगी वो अपना कह देंगे कि ये वक्त की नहीं है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। और वक्त की जमीन दी हुई हमसे मांगना और कहना, पहली बात तुमको सोचना कि वक्त की जमीन अल्लाह के नाम पर दी जाती है, वो किसी की मिल्कियत तो है नहीं। वो हमारे लिए इसलिए इस्तेमाल में दी जाती है कि इस्लामिक तरीके से उस पर इस्लामिक काम हो सके, चाहे नमाज पढ़ सके, चाहे मदरसे के जरिए उसमें तालीम हासिल कर सके इंसान, इसलिए दी जाती है। इस वक्फ बोर्ड या वक्फ की जमीनों को आम मुसलमान जो है बहुत जानकार नहीं, मतलब जानकारी नहीं रखता है, उनके लिए क्या करना चाहिए? उन लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या चीजें हैं। इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चाहिए कि एक ऐसी मीटिंग करे जिसको पहले आवाम को समझाए कि हमारे पास कितनी ज़मीनें हैं और उन ज़मीनों पे क्या काम चल रहा है, और जो ज़मीनें जो हैं जिस पे काम नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, उन सब को खुलासा करना चाहिए। उसके बाद आवाम को इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहिए और मजबूती से इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए। पहले तो आवाम को सामने पूरी ज़मीनों को रखना चाहिए कि किन पर काम हो रहा है, किन पे नहीं हो रहा है। एक तरफ जहां वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ योगी जी ने कहा है कि एक मुसलमान जो है, एक मुसलमान और आसपास अगर 10 हिंदू हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। कितना सही है? मुसलमान या हिंदू सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है? मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है हिंदुओं के बीच, कितना सही मानते हैं? सुरक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए सुरक्षित महसूस कर रहा है कि उसके आसपास जो गैर मुस्लिम है वो उस तरीके से रहते हैं, इस तरीके से रहते हैं कि मिलजुल कर रहते हैं, तो अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और जहाँ आरएसएस की धाराओं के लोग हैं वहाँ पे एक भी मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी विचारधारा ऐसी है कि वो प्रोपेगेंडा हर दिन एक नया प्रोपेगेंडा करते हैं, गलियों में नारे लगा कर चले जाते हैं, किसी को गाली गलौज देकर चले जाते हैं, तो उसके जरिए से विवाद बढ़ता है और फिर मुसलमान को शोषण होता है, प्रताड़ित किया जाता है। 8 साल में योगी जी ने अच्छा क्या काम किया मुसलमानों के लिए? मुसलमानों के लिए हमारे जहन में तो कोई अच्छा काम नहीं किया है। कोई अच्छा काम नहीं किया। सिर्फ जहाँ जहाँ इनका धार्मिक स्थल है उसको सिर्फ विकसित करने की कोशिश की गई है कि इसको विकसित किया जाए, और इस विकसित करने की रणनीति यही है कि अपने वोट का जो है वोट बैंक जो है बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें दलित को भी तो मारा जा रहा है, दलितों के साथ भी हो रहा है। दलितों के साथ हो रहा है तो फिर वो गवर्नमेंट से क्यों नहीं अपनी आवाज उठा रही है? उनके साथ जब शोषण हो रहा है तो गवर्नमेंट से आवाज उठाना चाहिए कि हमारे साथ शोषण हो रहा है या हमारे साथ प्रताड़ित किया जा रहा है हमें। ऐसे में 8 साल में जो योगी जी कह रहे हैं 8 साल बेमिसाल, तो आप कितना वोट देना चाहेंगे, कितना सपोर्ट करना चाहेंगे? 8 साल बेमिसाल कह रहे हैं। 8 साल पूरा बेकार गया है, बेकार गया है और बेकार जाएगा आगे भी, क्योंकि इनकी जो रणनीति है वो हिंदुत्ववादी की है। वो देश चलाने की राजनीति नहीं कर रहे हैं, देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। हमारी गंगा जमुना तहजीब को रोज तोड़ा जा रहा है। आप जैसा कि देखें, जैसा कि नमो घाट पे आपने देखा, एक रमजान के रोजे खोलने को नहीं दिया गया। ये सब क्या है? आपसी भाईचारगी को तोड़ने का काम योगी सरकार कर रही है, जैसा कि उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार तो अब ऑफर दे रही है और सौगात दे रही है इसके लिए मुसलमानों को। ये सौगात नहीं, ये सब बकवास है और इसको बकवास मानना चाहिए हर एक को। सिर्फ ये सब प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है कि तुमको सौगात दी जा रही है। सौगात अगर देना ही है तो ये वक्फ बिल को लाने की क्या जरूरत थी? आप वक्फ बिल को हटा दीजिए, मुसलमान के लिए सबसे बड़ी सौगात है। सबसे बड़ी तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, बस इतना कह सकता हूँ कि थोड़ा सा तो अच्छा ये इसलिए किया है कि जो मुसलमान बहुत ज्यादा बिखरे थे, थोड़ा सा तो एकजुट होना शुरू हो गए, वरना बहुत ज्यादा आपस में बिखरा होता। इनका ये जो इतने ज्यादा स्टिक हुए हैं, ये गवर्नमेंट इतना ज्यादा एंटी मुस्लिम हुई है, इससे मुसलमानों में थोड़ा सा एकजुटता आई है। और दूसरी जो आप ये जो वक्फ की कह रहे हैं, देखिए बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ
कि ये जो आप जो पकड़ है ना मुसलमानों की वक्फ को लेकर, ये काफी ज्यादा ढीली थी। जब गवर्नमेंट देखी कि ये गिरफ्त काफी ज्यादा कमजोर है, तभी वो झपटना शुरू कर रही है। तो ये अमेंडमेंट गवर्नमेंट को नहीं, मुसलमानों को खुद करने की जरूरत है कि हम अपने वक्त को किस तरीके से संशोधित करें और इसको पूरी तरीके से डिस्प्ले करें और इस पूरी प्रॉपर्टी का भरपूर इस्तेमाल करें। यानी कि जो प्रॉपर्टी जिस चीज के लिए बनाई गई थी, जिस चीज के लिए वक्त की गई थी, इसका भरपूर इस्तेमाल करें ताकि किसी की कोई गलत नजर ना पड़ सके। जब आप अपनी चीजों का खुद अच्छे से यूज नहीं करेंगे, यूटिलाइज नहीं करेंगे, इसको खुद ही मतलब कि जो है ढीला केरे रहेंगे, तो इसमें किसी की भी गलत नजर पड़ सकती है। तो ये है कि मुसलमानों को इसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है और इतनी मजबूत ग्रिप इस पे करें अपनी सारी प्रॉपर्टियों के ऊपर कि ताकि किसी के कोई गलत नजर ना जाए। लेकिन मुसलमान बहुत पीछे है इस सब में कि वो बोर्ड को समझ भी नहीं पा रहा है कि वह बोर्ड क्या है, उसमें क्या संशोधन है, और जो प्रोटेस्ट है उसमें भी उसका उसका तवज्जो ज्यादा नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, इससे ही का तो खामियाजा उठा रहा मुसलमान। अगर से इसके पास वो नॉलेज नहीं है ना, तो फिर वो उस चीज को समझ पा रहा है। जो सुधार की जरूरत है। अगर से इतनी प्रॉपर्टी कहा जाता है कि तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है हिंदुस्तान के अंदर, तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वक्फ के नाम से। अगर से इस पूरी प्रॉपर्टी का जिस चीज के लिए ये वक्फ, अगर से इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा तो बहुत कुछ इससे फायदा हो सकता है इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कम नहीं है, तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हिंदुस्तान के अंदर वक्फ की। और उसके बाद जो है इसकी सारी प्रॉपर्टी डिस्प्ले करे और मुसलमान जो तालीमी स्ट्रक्चर है वो जितना ज्यादा मतलब दैनी है, इसको बहुत ज्यादा मजबूत करे। अब मुसलमान इस चीज पे आ ही नहीं पा रहा है। यानी ये इसका समझिए ना कि हम किसी चीज की खुद वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज को खुद उसको एक वैल्यूएशन नहीं दे पा रहे। जब कोई इसका मिसयूज फायदा उठाने लगता है तो फिर हम कहते हैं कि हाय तौबा मत आते। यानी हमारे साथ यही है कि हम होता नहीं कि हम अपनी औरतों को पर्दा नहीं सिखाए, उनको एक अच्छी तालीम नहीं दिए, जब ये अपोजिट पार्टी हम पे हावी होने लगी तब हम इस चीज का मातम मना रहे। तो ये वही हालत है। मुसलमान को इसमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है और अपनी ग्रिप बनाए एजुकेशन के ऊपर और ज्यादा आला स्ट्रक्चर बनाए और जितनी प्रॉपर्टी इस सब पे अच्छी मजबूत पकड़ बनाए थे। जिस तरह से हाथों में काला रिबन या काला कपड़ा बांधकर विरोध किया गया, और किस तरह से विरोध हो रहा है कि इस्लाम और शरीयत के हिसाब से देखा जाए तो किसी चीज का विरोध किस तरह से होना मैं चाहिए? इसका कोई खास जानकार तो नहीं हूँ, हाँ, फिर भी। थोड़ी बहुत आलिमों से सुनते रहते हैं हम लोग इस सब की। अब ये रिबन बांध के या फिर मतलब कि जो कोई खास जगह पर ठीक है, अगर से कोई इस पे सभी लोग इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ इस तरह से हमें प्रोटेस्ट करना जो ठीक है, लेकिन इसको ये तो ऊपरी चीज हो गई। असल चीज क्या है? असल चीज थी कि जो चीज के लिए बनी थी, इसको आज से भी अगर हम बजीद होकर इस पर ठन जाएंगे कि हाँ हम इसका यही काम करेंगे, इसका यही इस्तेमाल करेंगे, तो ये ज्यादा बेहतर है। वरना ये तो बस वही बात है ना कि जब हम पहले तो मजे इंसान ले रहा था, जब लगा कि अब ये हाथ से अब जाने लगी है, तो उसके बाद जो अब सबको इकट्ठा करके अब ये करें कहीं इस तरह हाथ से न जाने जाए। नियत पहले साफ कर ले कि हाँ हमें इस चीज का सही इस्तेमाल करना है और बजीद होकर इस्तेमाल करना है। एक तरफ संशोधन बिल है और दूसरी तरफ मोदी जी सौगात दे रही है इसका। कि वो तो हाथी के दांत दिखाने वाली बात है ना। अब अगर से कोई गवर्नमेंट है भाई, आप इतना कॉमन सोचिए, एक इंसान जितना भी जालिम है अपने गुलाम को उतना तो खाना देगा ना कि जिंदा रहे। अगर उसको मार ही देगा तो काम कहाँ करेगा? कम से कम इतना तो खाना हर किसी को देता है कि कम से कम वो जिंदा रहे और काम कर सके, तभी तो उसका ग्रोथ होगा। ये तो कॉमन सी बात है, चाहे जितना भी दुनिया में जालिम इंसान है। जालिम लेंगे हमारे साथ तैयब साहब जो है, मोहम्मद तैयब साहब जुड़ चुके हैं, एडवोकेट साहब, और बात करेंगे वकील साहब। आप पार्षद भी हैं, वकील भी हैं, समाज सेवक भी हैं, आइए आगे बढ़ा जाइए। किस तरह से देखते हैं वक्फ बोर्ड बिल का जो संशोधन लेकर आए हैं, उसका विरोध क्यों हो रहा है और क्यों होना चाहिए? सबसे पहले हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। जब हमारा मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था तब से वक्फ बोर्ड है, और वक्फ एक्ट सबसे पहले बार 1913 में बना, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया, फिर 1923, फिर उसके बाद 1955, फिर लास्ट 1995 में फाइनल कर दिया गया कि वक्फ बोर्ड की ये पूरी स्ट्रक्चर रहेगी। लास्ट बस उसमें संशोधन 2013 में किया गया कि कोई भी गैर मुस्लिम अगर वो अपनी संपत्ति को देना चाहता है वक्फ बोर्ड में तो दे सकता है, बस इतनी ही बात कही गई। लेकिन जो ये गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने 2024 में एक बिल पेश किया और उसमें काफी चेंजेस किए हैं, और उनके चेंजेस ऐसे थे कि हम लोग को विरोध करने की वजह मैं बताता हूँ। 3 मुख्य इनके बिंदु हैं कि इसमें इस जो इनके फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, उसमें कोई जो मुस्लिम है वो सदस्य बन सकता है, वो आ सकता है। तो ये एक जो वक्फ है हमेशा मुसलमानों ने वक्फ किया और उसमें कोई गैर मुस्लिम आए।
फिर दूसरी चीज है इसमें कि इसका सबसे पहले सर्वेक्षण नियुक्त करता था, लेकिन इसमें कलेक्टर अब सर्वेक्षण होगा, वही सर्वेक्षण करेगा, वही रिपोर्ट तैयार करेगा। अगर लगेगा कि वो संपत्ति सरकारी संपत्ति है, उसके लगने से वो तुरंत राज्य सरकार को लिखित में देगा और सबसे पहला कार्य होगा कि उसको रिकॉर्ड में दर्ज कराना उस संपत्ति को, और रिकॉर्ड में दर्ज कराने का मतलब उसको खतौनी पे नाम चढ़वाना, और तुरंत फिर वो सरकार अपना डेटा तैयार करके वो चाहे तो उस संपत्ति को ले सकती है, या उस संपत्ति को लगता है कि विवादित तो उस संपत्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में जा सकती है। एक चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ट्रिब्यूनल। वक्त में कमेटी थी, वक्त का ट्रिब्यूनल था, वक्त में जो फैसला आ जाता था वही अंतिम फैसला होता था। ये गवर्नमेंट ने कलेक्टर की रिपोर्ट सौंपी जाएगी, कलेक्टर अपना नाम चढ़वाएगा, फिर उसके बाद आप तुरंत जाएंगे हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर देंगे। अब कोई भी ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम फैसला नहीं रहेगा, इसलिए इसका विरोध करना चाहिए। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं कि वक्त की तरह और कौन कौन हिंदुस्तान में संपत्तियां चल रही हैं। एक सिख धर्म है 1925 में, जो उसमें ये इजाजत है कि सिर्फ हिंदू या सिख भाई ही उसमें मेंबर होंगे। उसी तरीके से कर्नाटक में है, कर्नाटक हिंदू धर्म के लोग 1997 में मनाई गई, सिर्फ वही लोग इसके मेंबर रहेंगे हिंदू, कोई अन्य गैर हिंदू नहीं हो सकता। इसी तरीके से आंध्रा में भी बनाई गई। जब उनकी हो सकती है अपनी अपनी, क्या एक जो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक में मुसलमान हैं, क्या वो अपनी एक वक्त एक्ट के तहत जो गवर्न हो रहे थे उससे गवर्न नहीं हो सकते? हमने क्या दिया? हमने अपने धार्मिक उस वक्त जो जमीनें हैं या हमारे पास संपत्तियां जो चल अचल पड़ी हैं, उससे हम अपने मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, अपने धार्मिक कार्य करते हैं, मदरसे से हम एजुकेशन पहुंचाते हैं, और जो भी जरूरत की चीजें हैं, जो मजलूम मुसलमान हैं, जो उनको हम वक्त की जो संपत्ति है उनका हम उद्धारण करके उनको मतलब कि एक तरीके से अच्छा उनको बनाना, बस यही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सरकार अगर हमारी भलाई कर सकती है तो उनको कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े रहना चाहिए, और जो भी जरूरत की चीजें हैं हमें वो देना चाहिए कि आप इंप्रूवमेंट लाएं। जैसे हम जो मदरसे चला रहे हैं उसको टेक्नोलॉजी के रूप में हमको देना चाहिए, हमको स्कॉलरशिप बच्चों को देना चाहिए कि बच्चे और आगे बढ़ते रहें, और सरकार हमसे लेने की बजाय हमसे छीन के कब्जा करना चाहती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप विरोध करिए। इसके विरोध का और क्या शक्ल होनी चाहिए इसके देखिए हमारा एकदम सिंपल सा है, हम लोग आर्टिकल 21 के तहत और फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 19, उसके तहत आप लोग एकदम शांतिपूर्वक एकदम धरना दीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि कोई तोड़फोड़ करिए, हल्ला मचाइए, ऐसा धरना दीजिए कि सरकार को भी पता चल जाए कि इतनी संख्या में इस धरने को दिया जा रहा है, जिससे कि उनके तक मैसेज जाए कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ सरकार अमन में ला रही है, वही दूसरी तरफ सरकार सौगात दे रही है। देखिए सौगात दे तो अच्छी बात है ना। देखिए उनका एक नारा था सबका साथ सबका विकास, थोड़ा सा विकास में हम भी आ गए हैं। शायद वो सरकार देख ली कुछ ईदी बांट दी जाए, सौगात दे दी जाए, हमारे घर में कुछ जिन घरों में सेवैयां नहीं बन पा रही है वो बन जा रही है, जिससे क्या बात है। सरकार का भी जहां सरकार अच्छे फैसले लेती है मैं उसका तारीफ करता हूँ। इसी एक्ट में सरकार ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने जब गौर से पढ़ा उस चीज को तो उसने कहा कि इस एक्ट में जो मुस्लिम होगा वो कम से कम इस्लाम को मानने वाला होना चाहिए, 500 मतलब 5 साल से उसका पालन करना, इस्लाम का पालन करना, कम से कम 5 साल लगातार वो पालन किया हो, इस्लाम के नक्शे कदम पे चला हो, वही उसका मेंबर भी होगा। ये बहुत अच्छी चीज है। पहले तो कोई भी आ जाता था, हम मुसलमान हमको रख लीजिए, लेकिन पालन करने वाले लोग नहीं रहते थे। अगर जो पालन करेगा सही से, वो इंसाफ भी सही से करेगा। इस्लाम का जो भी पालन करेगा, इस्लाम को मानने वाले हम सभी लोग हैं, मानते हैं, लेकिन जहां अपना फायदा रहता है वहीं तक मानते हैं बस। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। इस तरह सभी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है और बड़ी कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें निकल